सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, एक नई पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं, संवाद सेतु। जैसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संवाद स्थापित करने का एक तरीके से पुलिया। अब संवाद स्थापित करने का एक तरीके से संचार का माध्यम। अब संचार क्या होता है? तो देखिए बालकों, हम प्राचीन युग से जब इस प्रकार के अत्याधुनिक साधनों का विकास नहीं हुआ था, उस समय भी हमारे संचार के माध्यम थे। आपने कई बार सुना होगा, कई बार ऐसे देखा होगा पुराने धारावाहिकों में, इनमें कि लोग कबूतरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से संदेशा पहुंचाते थे। एक तो वो माध्यम, फिर धीरे धीरे लेखन कार्य करने लगे। लेखन कार्य के लिए मतलब कुछ पुस्तकें लिखने लगे, कुछ पत्रिका लिखने लगे और हाथों से लिखते थे वो। अब हाथों से लिखने का मतलब आप समझते हैं कि कितना देरी से लोगों के पास समाचार पहुंच पाता होगा, क्योंकि एक इतना लिख नहीं पाते थे, फिर कई लोग एक साथ बैठ करके लिखते थे। तो इस तरह वो प्रक्रिया। लेकिन अब जो धीरे धीरे हमारा देश विकास की ओर बढ़ा, तो उस विकास की गति में क्या हुआ, अत्याधुनिक संसाधन आ गए और हम समाचारों को प्रिंट करने लगे। तो इस प्रकार की बातें फिर चली। फिर धीरे धीरे रेडियो का भी आविष्कार हुआ, फिर टीवी का आविष्कार हुआ, और अब तो आपको पता है इंटरनेट का भी चलन आ चुका है। आज का दौर, तो इंटरनेट के माध्यम से भी हम समाचार प्राप्त कर लेते हैं। आखिर ये संचार के माध्यम होते कितने हैं, इन सब बिंदुओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जो इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे, वो भी आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इसके माध्यम से हम कक्षा 11 और 12 की दोनों के अंतर्गत ये पुस्तक उपयोगी है। और इसके अंतर्गत हमको क्या करना है कि पत्रकार को किस प्रकार का लेखन कार्य करना चाहिए, अच्छे पत्रकार का गुण क्या होता है, और किस किस क्षेत्र में जो पत्रकार जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसमें पत्रकारिता करते समय उससे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब बिंदुओं पर हम आगे सब चर्चा करने जाएंगे। तो इसलिए आप उनसे वंचित नहीं हो और आपको समय पर सूचना मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, अब देखिए संचार माध्यम के साधन होते कितने हैं। तो संचार अर्थात समाचार जिसके माध्यम से, तो संचार माध्यम के साधन, ये साधन कितने होते हैं संचार माध्यम की। तो संचार माध्यम का जो प्रमुख पहला साधन है वह है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। और दूसरा जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत टीवी, मतलब पहले टीवी के पहले रेडियो आया था, रेडियो और टीवी, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। फिर तीसरे नंबर पर नव माध्यम। नव माध्यम के अंतर्गत हमारे इंटरनेट को शामिल किया गया है। तो इन सब के माध्यम से हम समाचार प्राप्त करते हैं, ये हमको पता है। अब इसके अंतर्गत समाचार लेखन, जो कि आज का हमारा बिंदु है समाचार लेखन, तो इनके अंदर अगर समाचार लेखन करना हो तो किस प्रकार का हमको लेखन करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन बिंदुओं पर हम एक एक क्रम से अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम से तात्पर्य जिसमें मुद्रण किया गया हो, अर्थात प्रिंट किया हो। और इसके अंतर्गत हम आम तौर पर जानते हैं कि समाचार पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्र से तात्पर्य अखबार। और आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने अखबार नहीं देखा हो। हर कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको भी नियमित रूप से अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें देश विदेश की जो घटनाएं हैं उनकी हमको जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है, और जो कि हमारे आने वाले समय में उपयोगी रहती है। इसलिए अखबार तो पढ़ना ही चाहिए। तो मुद्रित माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं प्रिंट मीडिया, दोनों ही बात एक है। इसके लिए समाचार पत्र लिखते समय, समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये समाचार पत्र में लिखते समय ये कुछ मुख्य शब्दावली है, उनकी जानकारी भी हमको होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके की शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, और छोटे छोटे एक एक दो दो पंक्तियों में हमको उसको उत्तर देने होते हैं। तो उनकी सब शब्दावलियों का भी हमको जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो उन शब्दावलियों में सर्वप्रथम आता है, जैसे समाचार लेखन मुद्रित माध्यम हमारा चल रहा है, तो मुद्रित माध्यम में, अब मुद्रित माध्यम में
मुख्य जो बात है, अब हम क्रम से पढ़ रहे हैं मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया, इसमें एक तो महत्वपूर्ण बिंदु है 6 ककार, जो यहां पर आया 6 ककार। इन 6 ककारों का हमको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। समाचार लेखन करते समय मुद्रित माध्यम के लिए जब हम समाचार लिखेंगे तो 6 ककारों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब परीक्षा में आ जाता है कि 6 ककार होते क्या है। 6 ककार से तात्पर्य कि जिस भी समाचार को हम लिख रहे हैं उस समाचार में क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर सम्मिलित रहने चाहिए। तब हमारा समाचार एक तरीके से पारदर्शी होगा, स्पष्ट होगा। इस प्रकार के अगर वो उत्तरों के जवाब दे रहा है तो, कि कोई भी घटना, क्या घटना हुई, कौन कौन घायल हुए, कहां हुई, कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, इन सब प्रश्नों के अगर उत्तर उस समाचार पत्र में मिल रहे हैं, हमारे समाचार में मिल रहे हैं, तो ये समझो वह समाचार सटीक है। वो सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन कर रहा है, पाठकों की भी रुचि उससे बढ़ती है। तो हमारे समाचारों में इन सब प्रश्नों के उत्तर होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है इंट्रो। ये इंट्रो से तात्पर्य है मुखड़ा। इंट्रो को हिंदी में बोले तो मुखड़ा भी कह सकते हैं, अर्थात मुख्य खबरें। जो प्रारंभिक चरण में हम जो मुख्य खबर देते हैं वह प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर हमारा मुखड़ा ही खराब होगा तो आगे की खबरों को देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो उसका प्रस्तुतिकरण में जो मुख्य भाग है, प्रारंभिक जो खबरें हैं वह प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे कि पाठक जो भी पढ़े उसको लगे आगे हम बहुत महत्वपूर्ण खबर पढ़ने जा रहे हैं, संक्षिप्त जानकारी उसको वहां भी मिल जाए। तो इंट्रो क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। इंट्रो से तात्पर्य मुख्य समाचार। प्रारंभिक आपने भी सुना होगा, देखा होगा, पहले इंट्रो तैयार किया जाता है कि इस समाचार पत्र का ये इस समाचार का ये इंट्रो है। तो इंट्रो प्रभावित होते ही हम तुरंत जाकर के उस इंट्रो को देखते हैं। हम भी कोई उत्तर लिखते हैं, कई बार शिक्षक कहते होंगे कि उत्तर लिखते समय प्रारंभिक पंक्तियों में अगर आपने प्रभाव छोड़ दिया तो आगे के उत्तर से परीक्षक प्रसन्न हो सकता है, अच्छे नंबर देगा। तो इसलिए इंट्रो क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरी बात आती है उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है? तो पहले मैं इसको बताऊं, उसके पहले कुछ बताता हूं कि देखो, आपने कभी देखा होगा मटकी फोड़ने का कार्यक्रम, कि मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चलता है तो उसके अंतर्गत पिरामिड बनाया जाता है। 4 व्यक्ति नीचे खड़े हो गए, इनके ऊपर 2 व्यक्ति और खड़े हो गए, इधर भी 2 व्यक्ति और खड़े, इधर भी खड़े हो गए। कुल क्या है? नीचे 4 है, ऊपर 3 है। इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक और, कुल क्या हो गए? कम होती जा रही है संख्या, और इस प्रकार ये एक ऊपर आ गई। अब यहां जो मटकी फोड़ने वाला है, ये जो मटकी फोड़ने वाला है, यह व्यक्ति, ये प्रमुख व्यक्ति रहेगा। ये प्रमुख व्यक्ति रहेगा जिसने मटकी फोड़ी। अगर नाम पूछेंगे कि मटकी किसने फोड़ी तो इसका नाम लिया जाएगा, इनके नाम नहीं लिया जाएगा। ये तो हो गया सीधा पिरामिड। इसको क्या बोलेंगे हम? सीधा पिरामिड। लेकिन अखबारों में हमेशा उल्टा पिरामिड की खबरें होनी चाहिए, अर्थात खबरें उल्टे पिरामिड के हिसाब से होनी चाहिए। उल्टा पिरामिड से तात्पर्य कि ऊपर ये इस प्रकार, इसको उल्टा कर दीजिए आप। उल्टा करने में क्या हो गया? मुख्य नीचे आ गया और अन्य ऊपर आ गए। तो समाचार पत्र में जब समाचार लिखेंगे हम तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उत्तर किस प्रकार लिखेंगे इसका? अगर हमसे पूछे उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है कि उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खबरों को स्थान दिया जाता है, तत्पश्चात घटते हुए क्रम में कम महत्व वाली खबरों को स्थान दिया जाता है। और आपने भी कभी समाचार सुने हो या पढ़े हो तो पहले जो महत्वपूर्ण खबरें होती है उनको स्थान मिलता है, अगले पन्ने पर उससे कम महत्वपूर्ण वाले को, और अंत के पन्ने में सामान्य खबरों को स्थान दिया जाता है। इस तरह से अगर अखबार लिखा जाए, अखबार में समाचार लेखन किया जाए
तो निश्चित रूप से वो प्रभावशाली होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली आप समझ गए कि पहले सर्वप्रथम मुख्य खबरों को, तत्पश्चात घटते हुए क्रम में उन जो कम महत्व वाली खबरें हैं उनको लिखा जाता है। अब स्टोरी, यह शब्द भी खूब काम आता है समाचार पत्र लिखते समय। तो समाचार स्टोरी कोई कहानी नहीं है कि कोई राजा रानी की कहानी हो वो उसमें लिख दिया जाए, उससे स्टोरी से वो तात्पर्य नहीं है। स्टोरी से तात्पर्य है कि जो समाचार लिखे जाते हैं समाचार पत्रों में, उन समाचारों को ही स्टोरी का नाम दिया जाता है। इसलिए तो कई बार मुख्य जो संपादक होता है अखबार का, वह सभी पत्रकारों से कहता है कि सब अपनी अपनी स्टोरी सही प्रकार से संग्रह करके लिखिए। स्टोरी से तात्पर्य क्या हो गया? समाचार। तो स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। समाचार तो हो गए, समाचार तो ये हो गया कि दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए, ये समाचार हो गया। लेकिन उस समाचार को किस प्रकार वो प्रस्तुतिकरण करता है, किस प्रकार वो लिखता है, उसको हम स्टोरी कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब अगली खबर, एक अगला बिंदु आता है कॉलम में बटी खबरें। ये कॉलम में बटी खबरें क्या होती है? कॉलम में बटी खबरें, आपने देखा होगा कि कोई भी समाचार पत्र जिसको कॉलम निर्धारित होते हैं, समाचार पत्र का मान लो पहला पृष्ठ हो गया, इसमें एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, फिर इसी प्रकार ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, फिर ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। तो इस प्रकार ये कॉलम बने रहते हैं। कॉलम मतलब तय किए रहते हैं। तो इस प्रकार ये कॉलम हो गए। अब इन कॉलम में बटी खबरों में पहले कॉलम में कौन सी खबर आएगी, ये लिखते समय अखबार संपादक के पास सारी खबरें आती है। वो तय करता है कि मुझे कौन सी खबर किस कॉलम में देनी है। अगर सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है उसको पहले कॉलम में देगा वो, और ज्यादा ही महत्वपूर्ण है तो उसको एक से अधिक कॉलम भी दे सकते हैं और चित्र भी दे सकते हैं उसका। तो ये जो खबरें हैं वो कॉलम में बटी जाती है। फिर कम महत्व वाली खबरें आ जाती है और कई खबरें ऐसी जो अंतिम कॉलम पे स्थान मिलता है। और आपने कभी अखबार पढ़ा है तो उसमें यह भी देखा होगा कि शेष भाग, इस खबर का शेष भाग कॉलम संख्या पृष्ठ क्रमांक 4 पर कॉलम संख्या 3 में, तो वो पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉलम नंबर 3 की खबरें, जो शेष भाग है वो पीछे मिलेगा आपको। तो कॉलम में जो खबरें तय होती है उसके आधार पर पाठकों की रुचि भी बढ़ती है। उसको महत्वपूर्ण खबर शुरुआत में ही मिल जाती है और उसको आवश्यकता लगेगी तो बाद की खबरें भी वो पढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण खबरों को हमें कॉलम के हिसाब से बांटना है। पहले कॉलम में सबसे महत्वपूर्ण, उसके पश्चात कम महत्वपूर्ण वाली खबरें। ठीक है, अब ये कॉलम में बटी खबरें हो गई। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, ये भी शब्दावली इसमें काम आती है संवाद सेतु में। जो हम मुद्रित माध्यम के लिए जो लेखन करते हैं ना, उनके लिए ये हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, इस प्रकार के शब्द भी बहुत प्रयोग में लिए जाते हैं। तो हार्ड न्यूज से तात्पर्य क्या है? हार्ड, कठोर। देखो आपने कभी देखा होगा कि कई पत्रिकाएं आती है, कोई मासिक पत्रिका आती है, कोई दैनिक पत्रिका आती है, कोई वार्षिक पत्रिका आती है, कोई साप्ताहिक पत्रिका आती है, कई नाम सुने होंगे आपने। तो जो दैनिक पत्रों में अर्थात दैनिक समाचार पत्रों में किसी दुर्घटना की, किसी कोई विशेष घटना की, इनकी खबर जो डेली प्रसारित होती है, नियमित रूप से प्रतिदिन प्रसारित होती है, उन खबरों को हम हार्ड न्यूज की श्रेणी में रखते हैं। नियमित रूप से दैनिक अखबार में प्रसारित होने वाली खबरें, जो दुर्घटना, किसी असामयिक घटना और कोई अन्य गतिविधियां जो भी तुरंत हुई है, उनको हम किसमें रखते हैं? हार्ड न्यूज की श्रेणी में। और कोई ऐसी खबरें जिनका विस्तार से विश्लेषण करना हो, किसी घटना के बारे में विस्तार से उसका विश्लेषण करना हो कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे रोका जा सकता था इसको, और क्या क्या अपने सुझाव हो सकते हैं, इस प्रकार की कोई खबरों पर आधार पर कोई लिखता है। तो कई साप्ताहिक पत्रिका भी होती है, तो उनको हम सॉफ्ट न्यूज बोलते हैं। इनको बाद में भी पढ़ा जा सकता है, बाद में भी वो रुचिवर्धक रहती है। तो मासिक और साप्ताहिक जो पत्रिकाएं होती है उनमें सॉफ्ट न्यूज का प्रयोग किया जाता है और दैनिक पत्रिकाओं में हार्ड न्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो ये सॉफ्ट न्यूज और हार्ड न्यूज भी हम समझ गए। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से बिंदु समाचार लेखन करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से बिंदु शब्दावली आई है, उसके अंतर्गत 6 ककार हमने पढ़े। 6 ककारों के बाद में इंट्रो भी प्रमुख होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। इंट्रो अच्छा होना चाहिए अर्थात मुखड़ा अच्छा होना चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली में प्रत्येक समाचार लिखे होने चाहिए।
उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे होंगे तो अच्छे लगेंगे। स्टोरी प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके आधार और अन्य कॉलम में खबरें एक निश्चित स्थान पर तय होनी चाहिए। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज जो भी बताया ही आपको, इस प्रकार की जानकारी हमको रहनी चाहिए। तो समाचार लेखन करते समय इन बिंदुओं का हमको ध्यान रखना चाहिए। किसके लिए? मुद्रित माध्यम के लिए। मुद्रित माध्यम के लिए अगर समाचार लेखन करते हैं तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम, इनके लिए समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये तो हम पढ़ेंगे। तो अगले जो भाग है उसके अंदर भी ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूं आपके ये भाग भली प्रकार से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।